हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये है लेक्चर नंबर 1 ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, और जो बैच का नाम है दिस इज़ विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बैच। इसमें अब तक हमने क्या कर लिया, हमने बेसिक का चैप्टर कर लिया विथ रिवीजन, जिसके 4 लेक्चर्स हैं जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नाउ अब जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दिस इज़ एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट आप कह सकते हैं। देखिए, एक तरीका है जो कि आप नॉर्मल टीचर्स के देखते हैं, नॉर्मल इन द सेंस जनरल वे में टीचर्स के देखते हैं कि आपको हेडिंग बताई गई और आपको क्वेश्चंस कराए गए। लेकिन मैं कुछ डिफरेंट स्टाइल रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो कि मैंने आपको बेसिक में ही बताया था, इंट्रो में बताया था कि देखिए, क्वेश्चन पेपर में एक ऑप्शनल क्वेश्चन आता है। हम लोग कॉस्टिंग के पेपर में इतने डरे होते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं और मजबूरी में आके एक थ्योरी पिक करना पड़ता है। लेकिन मैं इस बार चाहता हूँ कि जब आप क्वेश्चन पेपर देखें अब इस बैच के बाद, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो, नॉलेज इतनी अच्छी हो, आईसीआई के स्टैंडर्ड से आप इतने ऊपर हो कि आप सिलेक्ट करें कि यार ऑप्शनल छोड़ू कौन सा, मुझे तो सारे आते हैं। आई नो दिस बिहेवियर ऑन योर साइड, दिस एटीट्यूड ऑन योर साइड। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन से पहले कितने कॉन्सेप्ट हैं। आइए मैं आपको मार्क कराता हूँ। देखिए, सबसे पहले आईसीआई ने क्या दिखाया, इसने कहा देखो आप इंट्रोडक्शन समझिए क्या होता है, कि ये चैप्टर क्यों है, पहले तो ये समझिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट क्या होती है वो समझिए। ठीक है, सर ये आप क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि जब मैं लिखवाऊँ तो आपको ये ना लगे कि मास्टर ने इतनी थ्योरी क्यों लिखवाई। सर ये सारी थ्योरी लिखवाने वाले हो नहीं, इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्टडी मेट में कितनी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, आपने ये सीख लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखना है, दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है कि टाइम कीपिंग क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही कभी भी क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर आप बोलेंगे कि मास्टर ने पढ़ाई नहीं, या फिर जिस टीचर को 20,000 हमने फीस दी थी कॉस्टिंग की, द फेमस टीचर, उन्होंने करवाया नहीं। अभी मैं आपको सब करवाऊंगा, डोंट वरी। हम वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन आई नीड योर टाइम प्लीज़। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे टाइम बुकिंग भी है, क्या ये भी सीखेंगे? जी, मैं आपको बहुत सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हुए पेरोल प्रोसीजर वगैरह देखते हुए फिर आप चलते हैं, एक टॉपिक आता है आइडल टाइम। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको जानने के बाद आप इफेक्टिव आवर रेट की कैलकुलेशन करना सीखेंगे, और ये सीखने के बाद आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं, इलस्ट्रेशन 1 एंड इलस्ट्रेशन 2। अब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके, सो आई विल टेक अ न्यू पेज फॉर दिस चैप्टर। और इतनी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहली बार आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मेरे स्टाइल समझने में हो सकता है आपको टाइम लगे, तो मैं पहले ही गाइड कर रहा हूँ कि मैं स्टडी बैठ की चीज़ों को लेके चलने वाला हूँ जो मैंने मार्क की, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हमारा बेस इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो, हमारी नॉलेज इतनी डेप्थ हो कि हमें एग्जाम से फेयर ना लगे, हमारा लेवल इतना अच्छा हो कि अगर एग्जाम में 2-3 दिन बीमार भी हो गए ना, तो भी एग्जाम देने जाएं तो पेपर फुल अटेम्प्ट होना चाहिए। कोई भी केस हो, वी विल विन, वी स्कोर 90+। ओके, देखिए सबसे पहले लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट ये हमारे चैप्टर का नाम है, या फिर कुछ लोग इसको एम्प्लॉय कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्प्लॉय कॉस्ट। सर एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए 5 to 8 मार्क्स जनरली एंड मिनिमम इससे आते ही आते हैं। कितने चांसेस है कि एग्जाम में आएगा? इसके चांसेस इतने हैं, मान के चलिए कि हर 5 में से 4 पेपर में होता ही होता है, एक आध में ना हो, लेकिन हर 5 में से 4 पेपर में आपको मिलेगा ही। यानी 95% इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक आध कोई अटेम्प्ट होता है जिसमें नहीं आता, वरना क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपने बेसिक में मेरा स्टाइल देखा था, मेरा स्टाइल इन द सेंस पढ़ाने का जो वे है, हम सबसे पहले इंट्रो की बात करेंगे कि ये चैप्टर हमें सिखाना क्या चाहता है, या फिर आप ये कहें कि हम इसमें मीनिंग देखेंगे सबसे पहले कि ये चैप्टर किस बारे में है। ओके, सबसे पहले गणपति जी का नाम लेते हैं। ओम गण गणपति नमः। हे गणपति जी, आप रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता हैं, हम पे कृपा करें कि आपके समान आप जैसी बुद्धि हमें प्राप्त हो, ताकि जो भी चीज़ें हम सीखने वाले हैं वो लॉजिकल वे में हम सीख पाएँ, हम सही गलत का पता लगा पाएँ, सही डायरेक्शन में अपनी ड्रीम के लिए काम कर पाएँ, अपने पेरेंट्स को हैप्पीनेस दे पाएँ। हे गणेश जी, हम पे कृपा करें और हमें रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्रदान करें। सरस्वती महामाये दिव्यते स्वरूपनी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादानम करो तुम, विद्यादानम करो तुम। हे सरस्वती माँ, आप ज्ञान की देवी हैं, हम पे कृपा करें, हमें ब्लेसिंग दें कि हमें आपकी कृपा से ज्ञान प्राप्त हो, और हम आज जो भी पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं, हमारी लाइफ में हमारे एग्ज़ाम में हमेशा हमें हेल्प करें, हमारी लाइफ ग्रो करें, हमारी ड्रीम्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करें। हे माँ, हम पे कृपा करें। लेट मी रिपीट वंस। कुछ लोग बोलते हैं प्रेयर क्यों करते हैं, ये मैंने आपको बेसिक में बताया था, एक बार दोबारा बताता हूँ।
देखिए आप अपने आप को जैसे एनर्जी से कनेक्ट करेंगे वैसा ही रिस्पॉन्स और आप बिहेवियर आपकी बॉडी में आएगा। मैंने गणेश जी से अपने आप को अटैच किया, तो जितने भी विघ्न आने वाले होंगे इस लेक्चर के दौरान वो नहीं आएंगे, और आए भी तो मैं हंसते हुए आप और मैं उसका सामना कर सकते हैं। वो रिद्धि सिद्धि बुद्धि, रिद्धि सिद्धि समझते हैं आप इसका मतलब? दिस इज द क्वालिफिकेशन एंड डिग्री विच यू वांट इन योर ड्रीम। जिस डिग्री के लिए आप ये पढ़ रहे हैं ना, वो गणेश जी एबल है आपको प्रोवाइड करने के लिए। ही हैव दैट इंटेलेक्चुअल लेवल, सो वी आर कंसीविंग बाय ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड विघ्नहर्ता गणेश की। गणेश जी हम पे कृपा करें। नाउ सरस्वती माता ज्ञान की देवी है, उनकी कृपा हो जाती है ना, तो एक मूर्ख इंसान भी चुटकी में जीनियस बन जाता है। सो वी आर प्रेइंग फॉर माँ सरस्वती कि ही माँ कृपा करो। ओके, लेट अस स्टार्ट। अब मैं आपको 100% प्रॉमिस करता हूं, अब शांति से बस मुझे सुनिएगा। टिल द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू फील एन एनर्जी विद इन यू, यू फील कि भाई क्या पढ़ाया इसने, सिर्फ थ्योरी पढ़ाई और इतने प्यार से पढ़ाई कि हमें सब याद है। मुझे 3 कॉन्सेप्ट कराने हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1, 2 एंड 3, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। हो सकता है ये 3 लेक्चर का कॉन्सेप्ट कराने में मुझे 2 लेक्चर भी लग जाए, बट यू रियली इंजॉय। और आप बोलेंगे कि कॉस्टिंग के अब क्वेश्चनों में हमें टेंशन नहीं होती। आपकी जनरल प्रॉब्लम कॉस्टिंग में क्या होती है कि हमें ना लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, क्या पूछ रहा है क्या बताना है, लेकिन अब दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं हर एक टर्म आपके माइंड में डाल दूंगा कि अब क्वेश्चन कुछ भी पूछे यू कैन ईजिली ट्रांसलेट इट, यू कैन ईजिली हैव एबिलिटी विथ इन यू कि यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके, तो अब कर्म की बारी, कर्म करेंगे आराम से अराउंड 1 आवर और बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे कि हम जो भी पढ़े हमें याद हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। सर लेबर कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है क्या? देखिए इस दुनिया में जब भी इंसान पैदा होता है, आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया जाता है कि बेटा अब तेरा जन्म हो गया तो इंजीनियर बनेगा, तो डॉक्टर बनेगा, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। हमें बचपन से ही ऐसे ट्यूशन दिलवाए जाते हैं, ऐसे स्कूल में भेजा जाता है कि उनकी, हमारे पेरेंट्स की 90% पेरेंट्स की मानसिकता मेंटलिटी होती है कि ये बहुत अच्छी जॉब करेगा। लेकिन ये जॉब करवाना क्यों चाहते हैं हमसे? वाई आवर फैमिली, आवर इंडियन कंट्री वॉन्ट दैट हम जॉब करें? क्योंकि हमको पैसा चाहिए। तो एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है? 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एक हम जो कर रहे हैं और एक मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जो हमसे करवा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन की पॉइंट ऑफ एंगल से ये चैप्टर है, लेकिन आप अपने एंगल से एक बार समझिए कि आप नौकरी कर क्यों रहे हैं। सर पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या होगा, आपका घर चलेगा। यानी कहीं ना कहीं आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप सीएस बनना चाहते हैं, आप सीएमए बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? फॉर मनी पर्पस। यानी मैं एक और बात कह सकता हूं कि आप जो भी टैलेंट एक्वायर कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी क्लाइंट को प्रोवाइड करें। यस, यानी आप अपनी लेबर स्किल को, एम्प्लॉय स्किल को इसलिए देना चाहते हैं कि आपको पैसा मिले, राइट? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट क्या कहता है कि भैया हम तुमसे काम करवाएंगे। सर मत करवाओ ना। अरे करवाने दो, क्यों, हम क्यों करें आपके लिए काम? हम तुमको पैसा देंगे यार, अच्छा पैसा देंगे, अच्छी गाड़ी होगी तुम्हारे पास, अच्छा बंगला होगा, और उसके बाद तुम अपनी फैमिली को खुश रख सकते हो, अच्छी जगह शादी होगी तुम्हारी, तुम्हारे बीवी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, बीवी में बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, बीवी अच्छी जगह शॉपिंग कर पाएगी, तुम्हारे पास आईफोन होगा, BMW कार होगी, ऑडी होगा। तो हम आपके लिए क्यों काम करें? क्योंकि मैं आपको वो सब चीज़ें दूंगा, वो इतना पैसा दूंगा कि आप के स्किल के बेसिस पे आपको इतना पैसा दूंगा कि आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। इनडायरेक्टली एम्प्लॉय कॉस्ट, लेबर कॉस्ट क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि किसी भी, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन की पॉइंट ऑफ एंगल से, कि किसी भी रॉ मटेरियल को अगर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, सो वी नीड एम्प्लॉय, वी नीड लेबर। इसको और भी टर्म्स हैं, कई बार तो आप पढ़े लिखे हैं तो आप CA CS CMA हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, 12th पास होते हैं, 10th पास होते हैं, तो उनसे लेबर का काम कराया जाता है। लेबर का मतलब यहाँ पे सिर्फ वो लेबर नहीं है, दीज आर ऑल इन अ वन क्लासिफिकेशन, ऑल इन अ वन क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आप इस चैप्टर के एंगल से एक ही क्लासिफिकेशन में सबको रखेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सर लेबर मतलब वो दहाड़ी मजदूर, नहीं, वो तो है ही है लेकिन आपको भी इस चैप्टर में कहा गया कि मान लीजिए एक जैसे टॉप 4 फर्म्स, वहाँ पे CSA CMA के ग्रेट माइंडेड पर्सन होते हैं टॉप 4 फर्म्स में, तो वहाँ पे आपके इंटेलेक्चुअल्स को यूज करके कंपनी अर्न कर रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो जो आपको सैलरी दे रही है वो भी एज अ लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट ही ट्रीट कर रही है। समझिए इस चीज़ को, प्लीज डोंट माइंड कि आपको अगर लेबर कहा जा रहा है, लेबर मतलब वो इंसान जो अपना पसीना बहाता है। अब बताइए, आप इतनी किताब पढ़ते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, आते जाते सब करते हैं, पसीना बहाते कि नहीं बताते हैं? तो उस पसीने की जो वैल्यू आपको मिली है, जो हार्डवर्क आपने किया, उसके बदले में आपको जो कंपनसेट किया जा रहा है, दिस इज लेबर कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट।
अगर ये बात समझ में आई हो तो अब मैं कहूँगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको एनर्जी फील हो रही हो मेरे पढ़ाने में तो वीडियो में जाके लिखिएगा, हे विघ्नहर्ता गणेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हे माँ सरस्वती आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब आपके कमेंट आएंगे मैं दिल से आप लोगों को गॉड ब्लेस यू बोलूँगा कि मेरे बच्चों को माता जी गणेश जी पास करवा दीजिएगा। ओके, आइए जरा जो हमने पढ़ा इसको एक बार लिख के देखते हैं क्या कह रहे हैं। आइए इसको एक बार लिखते हैं अच्छे अच्छे शब्दों में, एंड जो आईसीए ने कहा वही मैं लिखवाऊंगा आपको, और मैं मार्क भी करा दूंगा आईसीए ने क्या कहा। देखिए, टू मैन्युफैक्चर, कि देखिए आप कुछ भी जब बनाने जाएंगे, टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, जब आप एक प्रोडक्ट बनाने जाते हैं, सर हम सर्विस भी तो देते हैं, हाँ, और टू मेक प्रोविजन फॉर सर्विस, कि सर हम सर्विस भी तो देते हैं, हाँ बिल्कुल सही, आप या तो प्रोडक्ट बनाते हैं या तो आप सर्विस देते हैं, आपको ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, ह्यूमन एफर्ट्स, आपको किसकी जरूरत पड़ती है, ह्यूमन एफर्ट्स इज नीडेड, आपको ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। नाउ एक पॉइंट और ऐड करेंगे, एक नहीं मैं 4 पॉइंट ऐड करूंगा। ये पहला पॉइंट हुआ कि देखिए ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या आता है, आपने ह्यूमन एफर्ट बोला, तो यहाँ पे एक वर्ड ऐड करूंगा मैं, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में आप क्या क्या कह सकते हो, तो ह्यूमन रिसोर्स में इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो जैसे मैंने बताया कि ये हर कैटेगरी को कवर कर रहा है यहाँ पे, वर्कर्स, एम्प्लॉइज, लेबरर्स या लेबरर्स यानी बहुत सारे लेबर्स, स्टाफ etc, यानी यहाँ पे हम सबको काउंट कर रहे हैं। ये मत सोचना कि आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप आईएएस है तो आप इसमें नहीं आ रहे, भैया आप सभी लेबर की कॉस्टिंग में आएंगे एज पर द कॉस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, नाउ दे आर रिक्वायर्ड टू कंपनसेट, कि भैया ये लोग जो काम कर रहे हैं अपना पसीना बहा रहे हैं, कुछ चाहिए ही नहीं, हाँ चाहिए, दे आर रिक्वायर्ड, कि भैया वो आपके यहाँ खून पसीना बहा रहे हैं, काम कर रहे हैं, टू बी, उन्हें क्या करना पड़ेगा, हमें उन्हें कंपनसेटेड करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड टू बी कंपनसेटेड, कि भैया हमें उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा, दे आर रिक्वायर्ड टू बी कंपनसेटेड फॉर देयर एफर्ट्स, कि भैया वो जो मेहनत कर रहे हैं ना उसके बदले में आपको उन्हें पैसा देना पड़ेगा, और जो पैसा आप उन्हें दे रहे हैं इस मेहनत के बदले में उसी को हम एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट कहते हैं। द कंपनसेशन सो पेड, मतलब जो भी आपने दे रहे हैं, जो भी उनकी मेहनत के बदले में आपने दिया, आइदर इन मॉनेटरी टर्म और इन काइंड, या फिर हो सकता है आपने उन्हें काइंड में दिया हो, एंड फैसिलिटी इज नोन एज लेबर कॉस्ट। ओके, अब मेरे को स्क्रीन पे आने दो भाई। लो सर आपने तो बहुत सारे लिखवा दिए, सब लिखना पड़ेगा, हाँ जी आपको लिखना पड़ेगा और मेरे साथ मेहनत भी करनी पड़ेगी, और अराउंड में आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, वो सारे भी आपको करने पड़ेंगे। ओके, और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप डायरेक्ट लेबर कॉस्टिंग से देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप अपना एक दोस्त, एक भाई, एक मेंटर अगर मुझे समझ पा रहे हैं इतनी देर में, कनेक्शन हमारा स्टैब्लिश बना है, तो मेरी बात मानिए, पहले 4 लेक्चर्स बेसिक के कंप्लीट कर लीजिए, देन जंप फॉर दिस चैप्टर। आप लोग कह रहे हैं थ्योरी में क्या रखा है, बहुत कुछ रखा है, प्लीज़ कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं सच में इस बार आपका अटेम्प्ट क्लियर हो, आप सच में इस बार पास होना चाहते हैं, तो प्लीज़ पहले वो 4 बेसिक लेक्चर करके फिर इसको कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी, आप समझदार है भैया, आगे हम क्या बोलें। देखो कह रहे कि क्या कह रहे कि टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, कि देखो अगर हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर टू मेक प्रोविजन फॉर सर्विस, या तो हम किसी सर्विस को दे रहे हैं, ह्यूमन एफर्ट्स आर नीडेड, भैया ह्यूमन एफर्ट्स तो चाहिए। आप बैंक में चले जाओ, आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट जो होता है वहाँ पे, रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो होता है वहाँ पे जाते हो कि नहीं जाते हो पूछने। अगर आप जा रहे हो, मान लो कोई आतंकवादी आ जाए, पुलिस चाहिए वहाँ पे, नहीं चाहिए, हर जगह ह्यूमन एफर्ट चाहिए हमें। आप क्लासेस कर रहे हो, ये लैंग्वेज आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे नहीं पता आपके टीचर ने पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि डिक्टो लैंग्वेज स्टडी मैट की है। सारे टीचर्स और मैक्सिमम टीचर्स अपनी लैंग्वेज लिखवाते हैं, राइट।
नंबर आते हैं क्या? नहीं आते। अभी मैं आपको स्टडी मैट की लैंग्वेज दिखाऊंगा, आप बिलीव नहीं करोगे, आपने ये लैंग्वेज अभी याद कर ली है, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, यू आर एबल टू रिकॉल। दिस इज कॉल्ड ब्रेन पावर। अगर सही टीचर मिल जाए तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, सही मार्गदर्शक मिल जाए, मेंटर मिल जाए, इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। ह्यूमन एफर्ट्स इज नीडेड, ह्यूमन एफर्ट्स इज नीडेड। तो आपको पढ़ाने के लिए भी एक टीचर की जरूरत पड़ रही है, आपका खाना खिलाने के लिए माँ की जरूरत पड़ रही है, आपका जितना भी एक्सपेंसेस उसको बियर करने के लिए एक बाप की जरूरत पड़ रही है। तो हर जगह हर प्रोसेस में आप अभी रॉ मटेरियल हैं, फिनिश गुड्स बनेंगे जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएस सीए में बन जाएंगे, तब तक के लिए आपको पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपको ह्यूमन एफर्ट्स, उनकी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ह्यूमन रिसोर्स में इंक्लूड, इसमें क्या क्या आ जाते हैं भैया? इसमें वर्कर भी आते हैं, एम्प्लॉय भी आते हैं, लेबर भी आते हैं, स्टाफ भी आ जाता है। ओके, दे आर रिक्वायर्ड टू बी कंपनसेटेड, टू बी कंपनसेटेड, कि भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, कुछ तो चाहिए। अब टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है। अच्छा सर, इसकी कोई फीस है? ये फ्री लेक्चर आ रही है क्या यूट्यूब पे? हाँ, विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बैच प्लेलिस्ट आप जाके देखेंगे, इसमें सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 फ्री आपको मिलेंगे हर चैप्टर के, और ये न्यू सिलेबस के लिए भी फुल्ली अपडेटेड है, सो डोंट वरी। ओके, द कंपनसेशन सो पेड, जो कंपनसेशन आप दे रहे हैं ना, या तो मॉनेटरी टर्म में दे रहे हैं, ये लो भैया पैसा जाओ, या फिर कुछ खिला पिला दिया, कार की फैसिलिटी दे दी, घर की फैसिलिटी दे दी। अभी मैं आपको फॉर्मेट पूरा लिखवाऊंगा, जो सैलरी चैप्टर में आपने इनकम टैक्स में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और इन काइंड, आपने काइंड में दे दिया। फैसिलिटीज नोन एज द लेबर कॉस्ट, इसको हम लेबर कॉस्ट कहते हैं। सर आपने हमारी लाइफ का अराउंड 17 मिनट्स ले लिया, अब जरा दिखाइए स्टेटमेंट में ये सब लिखा है, या ये हुई ना बात। एविडेंस दो सर, वेयर इज द एविडेंस? आइए चलिए पढ़िए। अब देखो मैं आपको जो भी बताऊंगा स्टडी मेट का बता रहा हूँ। देखिए, टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सर्विस को देने के लिए, ह्यूमन एक्सर्शन, मैंने एफर्ट लिखवा दिया इजी लैंग्वेज में करने के लिए, ठीक है, चलेगा, उतना चलेगा। नाउ द टर्म यूज फॉर ह्यूमन रिसोर्स में इंक्लूड वर्कर, एम्प्लॉय, लेबरर्स, स्टाफ, टीसीसी, ईटीसी, स्वाहा, whatsoever nomenclature may be used, स्वाहा, यानी कोई भी शब्द उसके लिए प्रयोग कर लीजिए। समझ में आ रहा है आपको? कोई भी उसके लिए शब्द यूज कर लो भाई, वर्कर यूज कर लो, एम्प्लॉय यूज कर लो, लेबर कर लो, स्टाफ कर लो, कुछ भी कर लो। मे बी यूज टू डिनोट देम, आप उसको जिस भी नाम से पुकारते हो, दे आर रिक्वायर्ड टू कंपनसेट, उनको पैसा देना पड़ेगा, फॉर देयर एक्सर्शन, यानी जितनी भी उन्होंने मेहनत की है उसके लिए। द कंपनसेशन सो पेड, आपने उन्हें जो भी पे किया है, आइदर इन मॉनेटरी टर्म स्वाहा, काइंड स्वाहा, फैसिलिटी इज नोन एज वेजेस, और ये द कॉस्ट ऑफ पेइंग वेजेस, जो वेजेस को पे करने की कॉस्ट आ रही है उसी को लेबर कॉस्ट कहते हैं, स्वाहा। सर ये क्यों कर रहे हो? मजा दिला रहा हूँ आपको, मजा समझते हैं आप, थोड़ा सा एंजॉय होना चाहिए ना, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। और हो सकता है कुछ लोग तो ये एग्जाम से 10 दिन पहले भी वीडियो देखने वाले हैं, और आने वाले पता नहीं कितने सालों तक ये लेक्चर वैलिड रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा फन होना चाहिए ना, पता नहीं कौन सा इंसान कितने टेंशन में देख रहा हो, बट कुछ लोग को मजाक एंड जोक्स नहीं पसंद, उनको सॉरी बट थोड़ा सा हंसाता रहूँगा, ठीक है। अच्छा सर, मैंने इंट्रो दिया, अब क्या आप लेबर कॉस्टिंग का मीनिंग बता सकते हैं? लेट्स रिवाइज। ओके, लेबर कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? सर आपने ये सिखाया कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सर्विस को देने के लिए ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, ये जो ह्यूमन की बात कर रहे हैं, वर्कर्स की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, स्टाफ आता है, लेबर आता है, और क्लर्क्स भी आते हैं, मतलब जितने भी, टू बी एनी नेम, कोई भी नाम हो सकता है जिससे भी आप उसे डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो ये आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, राइट। अब ये जो मेहनत कर रहे हैं, इसके बाद इसके बदले में इन्हें पैसा चाहिए, हाँ पैसा चाहिए, तो जो भी पैसा इन्हें दिया जाता है वो आपकी लेबर कॉस्ट कहलाती है, दैट्स इट। सर इसका फायदा क्या हुआ? अगर हमें एग्जाम में नहीं आता तो क्या होता? देखो, मान लीजिए आपकी शादी होने वाली है, आप लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकते हैं, आप लड़की से शादी करने के लिए इतना इंट्रोडक्शन, उसका नाम क्या है, उसको क्या पसंद है, उसकी हाइट क्या है, उसको क्या खाने में पसंद है, विच सब्जेक्ट शी इज़ इन इंटरेस्टेड, ही इज़ इन इंटरेस्टेड, उसको बैडमिंटन पसंद है, उसको शॉपिंग पसंद है, उसको मूवी पसंद है, उसको कार रेसिंग पसंद है, आपको सब जानना है, और वही सब्जेक्ट को अपनी लाइफ का पार्ट बना के आपको करोड़ों में खेलना है, तो क्या आप इसकी मीनिंग नहीं जानना चाहेंगे? सो माई डियर फ्रेंड, इफ यू वॉन्ट टू बी अ रैंक होल्डर, ये रैंक होल्डर बैच में बोल सकता हूँ, एक भी चीज़ में इसमें छोड़ूंगा नहीं, और जिसने किया मैं आपको क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करवाऊंगा आपका लेटेस्ट एग्जाम का, और बोलिए आप खुद कहेंगे सर मजा आ गया, हर एक चीज आपकी आंखों के सामने निकलेगी और आप उसका आंसर देंगे। दो टाइप के टीचर होते हैं,
एक जो आपको सिखाता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैं वैसा नहीं हूँ, मैं आपको इस लेवल पे लाऊंगा कि आप मुझे बताओगे कि सर इसका आंसर ये होता है। दैट्स आई एम माय डियर फ्रेंड, दैट्स आई एम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में मैंने कहा था गणेश जी का नाम लिखिए, माँ सरस्वती का नाम लिखिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। सर आपने जो पढ़ाया सब हमारे कान में गूंज रहा है और हमें सब याद आ रहा है, थैंक यू। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग, पहले तो जानते हैं ये क्यों है। इसको एक और वर्ड कहा जाता है अटेंडेंस प्रोसीजर। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको दोनों एंगल से बताता हूँ, एम्प्लॉय के एंगल से और एम्प्लॉयर के एंगल से। एम्प्लॉय क्या बोलता है, सर 4 छुट्टी होती है संडे की, ठीक है, हाँ होती है। 26 दिन में आया था ना, हाँ, तो मुझे 26 दिन की मतलब पूरे महीने की सैलरी चाहिए। ओके, आप ऐसे सोचते हो। और एम्प्लॉयर कैसे सोचता है, अरे यार देखो 4 तो संडे आ गए, 26 दिन ही काम करा है, 26 दिन के बदले मैंने 30 दिन की सैलरी देनी, चलो दे देता हूँ। एम्प्लॉयर ऐसे सोचता है। अब एम्प्लॉयर ये सोचता है, यहाँ पे 3-4 चीजें और ऐड होगी। अरे भाई तुम बोल रहे हो 26 दिन आए थे, तुम सच में आए भी थे, क्या एविडेंस है कि तुम आए थे। आपका एक सब्जेक्ट होता है ऑडिट। ऑडिट आपको ये सिखाता है ट्रायल बेसिस। वहां पे आप बोलता है कि हमें एविडेंस क्या है, जब हम क्लिक कर पाए कि इस वजह से ऐसा हुआ था, इस वजह से ऐसा हुआ था, इसका ये इंपैक्ट पड़ा, इसकी वजह से ये रिजल्ट आया, इसको ऐसे ठीक करना है और इसका ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्ट आना चाहिए। तो अब 26 दिन एम्प्लॉय तो बोल रहा है मैं आया हूं, लेकिन रिकॉर्ड क्या है, तो ये रिकॉर्ड ही कहलाता है टाइम कीपिंग और अटेंडेंस प्रोसीजर। कि भैया आप कितने बजे आए, ऑफिस 9 बजे का, 9 बजे आए थे, ओके 9 बजे आए थे। कैसे लिखा गया, तो दो तरीके होते हैं, एक मैनुअल होता है और एक होता है आज के टाइम में इलेक्ट्रिक। दोनों का एक एक एग्जांपल। सिक्योरिटी गार्ड भैया आपके वहां पे खड़े हैं, कौन आया जी, रविंदर। रविंदर भैया राम राम, राम राम भैया, राधे 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 राधे, आओ बैठो। अरे रविंदर भैया साइन तो कर दो। अरे चचा 15 मिनट लेट आया, कोई बात ना, देखो भैया हम बड़े ईमानदार हैं, 9:15 को साइन कर दो, लो जी साइन। आगे कन्हैया भैया है, राधे राधे भैया, राधे राधे, अरे भैया साइन तो कर दो। कन्हैया भैया कब आए, 8 बजे आए, 8 साढ़े 8 बजे आ गया, लिख लिया, अब उनका साइन करा लिया। पहला है मैनुअल। दूसरा क्या है, आज के टाइम में जो स्मार्ट काम है उन्हें कार्ड दे दिया जाता है। दो दो वे हैं आज के। एक है बायोमेट्रिक, आपके रेटिना, जैसे आपने मिशन इम्पॉसिबल मूवीज देखी होंगी, रेटिना बेसिस पे ऐसे करते हैं, आईज स्कैन होती है या फिर थंब स्कैन होता है और आपकी एंट्री हो जाती है। या फिर एक और चीज़ होती है पंच कार्ड। आपको जैसे मेट्रो मेट्रो आई होप आप सब जानते होंगे, मेट्रो कार्ड होता है, या फिर जैसे आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है वैसे ही। तो ऑफिस के गेट पे जाएंगे, हाँ आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी। स्पाइडरमैन मूवी में जो हमारा पीटर पार्कर है, 2012 वाली मूवी, उसमें जब वो जाता है ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, तो वो उसको ऐसे टच करता है, वो किसी और का कार्ड लेके टच करता है, चला जाता है। अब मैं वही बोलता, अगर वो एम्प्लॉई होता, सिर्फ कार्ड से ही जाना होता, तो कार्ड में तो ये है आपकी जगह कोई और भी आ सकता है अगर आपका कार्ड चुरा ले जाए। फैमिली, द फैमिली मैन, उसमें जो क्रिमिनल होता है मेन, वो नर्स का कार्ड ले लेता है और उसको पंच करके वो क्राइम करके जाता है और नर्स फंस जाती है, उसका नाम आ जाता है। बहुत सारी मूवीज में आपने ऐसा देखा होगा। तो एक इलेक्ट्रिक में क्या है, कार्ड सिस्टम, वैसे यही है, इसका मिसयूज भी होता है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम कॉस्टिंग में कि भैया ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं ताकि हम ये जान पाए एम्प्लॉय कब आया कब गया, वी कैन ट्रेस एम्प्लॉय कब आया कब गया। अभी ये टाइम कीपिंग है, एक टॉपिक आता है टाइम बुकिंग, वो लेटर ऑन आएगा, वो कहेगा भैया आया और गया, 12 घंटे रुका है, मैं मान रहा हूँ 9 बजे मॉर्निंग में आया, शाम को 9 बजे गया, आई एक्सेप्ट, लेकिन काम किया है कि नहीं किया है, किस प्रोडक्ट पे कितना काम किया है, दिस इज टाइम बुकिंग। अभी हम नहीं सीखेंगे, पहले हम 3 कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन वी विल मूव नेक्स्ट। अभी नहीं, टेक रेस्ट, डीप ब्रेथ, ओके। हाँ, तो टाइम कीपिंग क्या है कि वो पर्सन ऑफिस में आया और कब गया इसका रिकॉर्ड। हो सकता है वो आया हो, साइन करके चला गया हो, तो जाने का भी टाइम हम मेंटेन करेंगे कि वो कब गया। समझ में आया, ओके। जो मैंने समझाया इसको थोड़ा लिखवाता हूँ, उसके बाद कुछ अगर बताना रह गया होगा तो मैं दोबारा से आपको बताऊंगा, और हाँ स्टडी मैट में मार्क भी कराऊंगा कि मैंने कहाँ से पढ़ाया। ओके आइए, टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग पहला, इट रेफर्स, ये रेफर्स की स्पेलिंग गलत हो गई,
REFERS refers to correct recording of the employees attendance टाइम, कि भैया वो कब आते हैं कब जाते हैं इसका हम ध्यान रखते हैं। तो वही हम बात लिखेंगे कि ये सही रिकॉर्डिंग के लिए होता है और इट इंक्लूड्स अटेंडेंस टाइम, इट इंक्लूड्स अटेंडेंस टाइम और टाइम इन एंड टाइम आउट, कि वो कब आ रहा है और कब जा रहा है, हम इस बात का भी इसमें ख्याल रखते हैं। ओके ओके। इससे होगा क्या, इससे फायदा क्या, इससे हमें डिसिप्लिन का पता चलेगा और पंक्चुअलिटी का पता चलेगा। तो आप लिखेंगे सच अ सिस्टम इंश्योर punctuality and discipline in the company। इससे हमें कंपनी की पंक्चुअलिटी का पता चलेगा और डिसिप्लिन का पता चलेगा। ओके सर, इसका फायदा क्या होने वाला है? फायदा ये होने वाला है, अगर आपके पास सही रिकॉर्डिंग होगी तो आप उसको पेमेंट भी सही से कर पाओगे। नाउ इट इज important because payment is made on the basis of टाइम वर्क, क्योंकि हम पेमेंट उतनी ही करेंगे जितना हमने उससे काम करवाया है। ठीक है, मैं वर्क एक बार दोबारा लिखने की कोशिश करता हूँ, आई होप इस बार अच्छा लिख दूँ। टाइम वर्कड। ओके अच्छा, मेथड्स कितने होते हैं सर, ये भी मैं आपको मेंशन करा देता हूँ, फिर मैं सारी चीज़ें एक बार दोबारा से बताऊंगा। मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग। एक है मैनुअल मेथड्स और एक है मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मतलब अब जो इलेक्ट्रिक सिस्टम आ गए उसका नाम है मैकेनिकल, ठीक है, और एक है मैनुअल मेथड। ओके, मैनुअल में एक जो मैंने आपको बताया अटेंडेंस रजिस्टर सिस्टम, और एक और है हमारे पास, दिस इज मेटल डिस्क मेथड। सर ये आपने नहीं बताया था, डोंट वरी, बता दूंगा। और ये दोनों मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। एक है पंच कार्ड, ठीक है, पंच कार्ड सिस्टम, और एक है बायोमेट्रिक ठीक है सिस्टम। अब मैं आपके लिए इसको एक बार समझाता हूँ। और कुछ दोस्त हो सकते हैं कहें कि सर राइटिंग नहीं समझ में आ रही, तो स्टडी मैट पे भी आप देख सकते हैं, और दूसरी चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे तो भी आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो वन बाय वन मैंने जितनी चीज़ें लिखी पहले मैं आपको इसको पढ़ा दूँ, समझा दूँ, उसके बाद वी विल डिस्कस नेक्स्ट। टाइम कीपिंग मैंने आपको समझा दिया कि कौन पर्सन कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, इसका हिसाब किताब रहता है। करेक्ट रिकॉर्डिंग चाहिए हमें इसमें। इससे हमें क्या पता चलता है, मैं जरा मार्क करूंगा हाईलाइटेड कीवर्ड्स को, कि हमें पंक्चुअलिटी का पता चलता है, डिसिप्लिन का पता चलता है। इसमें हम टाइम इन कब आ रहा है कब जा रहा है इसका पता करते हैं, करेक्ट रिकॉर्डिंग के लिए पता करते हैं। अब देखो ये कीवर्ड्स भी अगर आपके पास है ना तो यू कैन ट्रांसलेट इट, अगर आपने समझ रखा है ना खुद से, तो आप इसे खुद से अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अरे भाई मेरा पासवर्ड तो नहीं आ रहा ना, वरना तुम सब हैक कर लोगे यार मेरा टैब, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ इन्होंने क्या कहा नेक्स्ट, कि ये इंपॉर्टेंट है, क्यों?
क्योंकि ऑन द बेसिस, इसी की बेसिस पे तो हम पेमेंट करेंगे। अगर हमारे पास सही रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो हम पेमेंट कैसे करेंगे? अगर हमारे पास सही रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो हम पेमेंट कैसे करेंगे? तो फॉर मेकिंग द पेमेंट वी नीड करेक्ट इन्फॉर्मेशन कि वो कितने दिन काम करता है। ओके, फिर हमने मेथड ऑफ टाइम कीपिंग सीखा। ये देखो इतना एक्सप्लेन, ये वाला तो बिल्कुल नहीं आने वाला, ये सब नॉलेज के लिए। मैनुअल मेथड क्या है? अटेंडेंस रजिस्टर सिस्टम, रामू काका वाला। अरे राम राम भैयो, राधे राधे भैयो, अयो भैयो, साइन कर दियो। तो वेन एवर यू ऑन अ गेट यू हैव टू साइन इन फ्रंट ऑफ योर नेम। ये बिल्कुल वैसा ही है जब पीटीएम होती थी आपके स्कूल में और आपके पेरेंट्स जाके साइन करते थे हमारे बच्चे के कितने नंबर आए, बिल्कुल वैसा ही है। बट यहाँ पे एक चीज़ और होती है, वो होता है टाइम, कितने बजे पेरेंट्स आए। ये आपके पीटीएम में नहीं होता था, लेकिन ऑफिस में टाइमिंग होती है, इतने बजे आए। ओके, मैकेनिकल मेथड, इसमें एक है पंच कार्ड सिस्टम, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया स्पाइडरमैन 2012 वाली जो थी वो। उसमें क्या हुआ था, वो उन्होंने किसी और का कार्ड यूज़ करके वो चले गए थे। ठीक है, बायोमेट्रिक डिवाइस, जिसमें मैंने आपको मिशन इम्पॉसिबल मूवीज़ का एग्जांपल दिया। आई होप आप लोग को, देखो यार मैं जो भी मूवी बता रहा हूँ बहुत फेमस है, हिट है, नहीं देखी तो तुम्हारी गलती है, देख लेना हाँ कभी टाइम मिले तो। ऐसे नहीं कि पढ़ाई छोड़ के आज से मूवी देखना शुरू कर दो। बायोमेट्रिक में क्या है? रेटिना स्कैन होते हैं, थंब स्कैन होता है, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जिससे आपके बायोमेट्रिक मतलब आपकी बॉडी के कुछ भी ऐसे पार्ट जिससे वो सेंस करके पता लगा ले कि आप ही हो, ये होता है बायोमेट्रिक डिवाइस। सर एक नहीं होता है अपने मेटल डिस्क। ओके, दिस इज फुल्ली आउटडेटेड मेथड, आपकी स्टडी मेट में इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे फुल्ली आउटडेटेड है। मेटल डिस्क मेथड क्या कहता है कि देखो हमारे पास ना स्लॉट रहेगा हर 20-20 मिनट का स्लॉट। जैसे अगर आप 9 बजे आए तो ग्रीन प्लेट्स होंगी, 9:20 के बाद आए तो ब्लू प्लेट्स हो जाएंगे, 9:20 के बाद आए तो हो सकता है सिल्वर प्लेट्स हो जाए, उसके बाद आए तो रेड प्लेट्स हो जाए। तो हर टाइम के बाद ना आप एक प्लेट उठाओगे और एक जगह जाके लगा दोगे, और उस पर आपके जो रामू काका इस बार साइन नहीं करा, आप लिखेंगे कि जय भैया 32 नंबर प्लेट, यानी 1 से 50 तक है प्लेट्स, तो आप टाइम से आए थे। 50 से अगर 100 तक है तो थोड़ा लेट आए थे, और 100 से 150 तक है तो और लेट आए थे। मतलब ऐसे ना हर टाइम के बाद प्लेट चेंज कर दी जाती है, तो उस नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये बंदा टाइम से आया था कि नहीं आया था। दिस इज मेटल डिस्क मेथड। ठीक है, अभी एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है। हाँ, नॉलेज के लिए मैंने आपको बढ़ा दिया, टाइप्स तो बिल्कुल नहीं आएंगे, नॉलेज है, पता होना चाहिए। आप ऑडिट भी पढ़ते हैं तो इसलिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये आपके ऑडिट के टीचर आपको सिखाएंगे, लेकिन हम कॉस्टिंग के टीचर हैं, हमने भी सिखा दिया, क्या दिक्कत हो गया। ओके सर, आपसे बात करनी हो तो देखो, अगर वीडियो रिलेटेड ही बात करनी है, सर पढ़ाया कैसा, अच्छा लगा आपको, जय विघ्नहर्ता गणेश जी, जय माता सरस्वती, ऐसे कमेंट इसी में करें। अगर जो टॉपिक से रिलेटेड डाउट है कि सर ये वाला टॉपिक आपने क्या समझाया था, अच्छा समझ में आया तो यहाँ बताइए, कोई डाउट है तो इसमें बताइए, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगर आपको बुक से रिलेटेड कि सर जो आप पढ़ा रहे हो इसकी हमें बुक्स चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे 9354719404 पे। अगर आपको टेस्ट सीरीज देना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे 9354719404 पे। अदर यहीं पे हम बात करेंगे। वैसे डाउट आएगा नहीं, आई नो वेरी वेल माई सेल्फ, नहीं आएगा। ओके तो ये चीज़ हो गई टाइम कीपिंग अटेंडेंस प्रोसेस। सर आपने बोला था 3 कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन करेंगे, हाँ 3 के बाद करेंगे, लेकिन अभी एक कॉन्सेप्ट और करेंगे हम बाबू वाला। आइए, इसका नाम है कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसका नाम है आइडल टाइम एंड आइडल टाइम वेजेस। आइडल टाइम वेजेस, ये आइडल टाइम क्या है? देखो इसका सिंपल मीनिंग मैं आपको बताऊं, मैनेजमेंट ये कह रही है कि भैया आइडल टाइम और आइडल टाइम वेजेस का मतलब ये है कि मैं पैसे तो दे रहा हूं लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा है। एक आपने गाना सुना होगा, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सर सिंगिंग सुनने नहीं आया, एक तो आप इतना बेसुरा गाते, सॉरी, बट भगवान कृष्ण का गाना था तो गा दिया, बोलो जय श्री कृष्णा। ओके तो आइडल टाइम और आइडल टाइम वेजेस क्या कहते हैं कि पैसे तो दे रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो काम पे मुझे वो गाना याद आ गया कि जो भगवान के साथ होते हैं, हायर एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, किसी भी गॉड का नाम ले लें, चाहे आप अल्लाह का नाम ले लें, आप रब का नाम ले लें, आप ईशा मसीह का ले लें, वेन एवर यू आर कनेक्टेड विद द हायर एनर्जी आपके सारे काम होते चले जाएंगे। इसे कहते हैं पैसा बर्बाद कॉन्सेप्ट।
ये कहता है कि कहाँ कहाँ आपका पैसा बर्बाद हुआ, तो वो कह रहा है कि मैं पैसा दे रहा हूँ लेकिन काम नहीं हो रहा है। आइडल टाइम वो होता है कि आपको अपने एम्प्लॉय को पैसे देने पड़ रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। पहले तो हम यही लिखेंगे, और इसका फिर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, जैसे हॉलीडेज। सर देखो मैं तो सैलरी दे रहा हूँ 30 दिन की, लेकिन एम्प्लॉय आता है 26 दिन, 4 दिन। पैसा दे रहा हूँ लेकिन काम नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद है सर पेड लीव्स। जैसे गवर्नमेंट ने बोल रखा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आपने इनकम टैक्स में लीव सैलरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सैलरी हेड के अंदर सेक्शन 15 to 17 में। बट आई एम टेलिंग यू डोंट वरी, लीव सैलरी क्या होता है कि एम्प्लॉय को छुट्टी उसने नहीं ली, उसको मान लो 26 दिन ही आना था लेकिन वो 30 दिन आया, तो उस 4 दिन के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। या फिर एक तरीका और, कि मान लीजिए हमारी कंपनी कहती है कि अगर एम्प्लॉय 360 मान लीजिए 300 डेज काम करना है, तो 10 डेज की आप सैलरी दे सकते हैं, मतलब 10 डेज की लीव्स दे सकते हैं। लेकिन उसने कहा सर मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, घर में बेटी है और उसको पढ़ाना भी है, उसको चार्टेड अकाउंटेंट बनाना है, सीएस बनाना है, सीए बनाना है, उसके लिए सर बहुत फीस लगती है सर। विनीत सर जैसे टीचर मार्केट में अभी अभी नए नए आए हैं, उन्होंने अभी फ्री क्लासेस लिया, हम अपने बच्चे की फीस दे चुके थे, ओके कोई बात नहीं, तो उसकी फीस के लिए सर पैसा चाहिए। तो एम्प्लॉय छुट्टी के दिन भी, या फिर उसे गवर्नमेंट ने बोल रखा है, फैक्ट्री एक्ट पे अप्लाई है कि भैया फैक्ट्री एक्ट कहता है कि आप छुट्टी ले सकते हो, लेकिन वो नहीं लेना चाहता, वो 7 डेज में से 5 डेज ही काम करना है, 2 डेज काम नहीं करने, लेकिन वो कहता है नहीं सर मैं काम करूंगा, तो पैसे देने पड़ेंगे ना, तो उस छुट्टी के पैसे भी हमें उसे देने पड़ते हैं। एक तो ये हो गया, एक क्या हो गया, लीव सैलरी। लीव सैलरी क्या कहता है, हॉलीडे सैलरी या फिर पेड लीव्स। पेड लीव्स क्या मतलब, छुट्टी ले रखी है, लीव ले रखी है, फिर भी उसको पैसा देना है। जैसे ये मेरे भैया के साथ हुआ था, लास्ट ईयर हुआ था, वो छुट्टी नहीं करते थे, तो ऑफिस वाले ने बोला प्लीज छुट्टी कर ले यार, कितनी दिन तू ऑफिस आएगा, तो उसको 10 दिन की स्पेशल छुट्टी दी गई। तो पेड लीव्स, उसकी उसको पैसे नहीं कटेंगे, उसको पूरी सैलरी मिलेगी। और एक होता है अलाउेबल रेस्ट, कि इतने दिन का आराम आपको करना है, मतलब इनडायरेक्टली मतलब क्या है, हमें पैसे देने पड़ेंगे, हमें पैसे देने पड़ेंगे, बेसिक एम्प्लॉय काम करे या ना करे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के स्टाइल से बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉयर को पैसे देने पड़ते हैं एम्प्लॉय को, बेसिक एम्प्लॉय काम करे ना करे। एक होता है ऑफ टाइम, ऑफ टाइम जैसे लंच टाइम एग्जांपल ले लिया। लंच टाइम में क्या होता है, मान लो 1 घंटे का लंच है, 1 बजे से 2 बजे तक, एम्प्लॉय का काम करता है क्या, नहीं, बट सैलरी देनी पड़ेगी क्या, कि लंच की सैलरी काटोगे, यार दिस इज पार्ट ऑफ द जॉब, सो आपको देना पड़ेगा। ओके सर एक एग्जाम्पल लूंगा, आप हंसेंगे लेकिन एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है। एम्प्लॉय को क्या हुआ, वो कुछ लोग ये वाले एम्प्लॉय होते हैं जो खैनी वैनी खाते हैं, और भैया कैसन है, और तुम्हारा बच्चा कैसन है, महाराडो कैसन है, आज सब ठीक है, तो अब वो 20 मिनट गॉसिप कर रहे हैं, तो क्या तुम इसकी सैलरी काटोगे, आप तभी काटोगे जब पकड़े आएंगे, पकड़े नहीं जाएंगे तो क्या करोगे, पैसे तो देने पड़ रहे हैं, काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। दूसरा, वॉशरूम जाते हैं, डोंट माइंड, करेक्ट बोल रहा हूँ, कई बार तो होता है पेट खराब तो 4 बार चले जाते हैं, समझ में आता है, कई बार नहीं होता है, बीबी का कॉल आ गया इमरजेंसी, गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया इमरजेंसी, या आपको कोई नोटिफिकेशन आई और आपको जाना पड़ गया, ऑफिस में देख नहीं सकते, बता देंगे बॉस को ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं, तो आप वॉशरूम जाके देखते हैं। एक मेरा भाई है मुंबई में, आशीष नाम है उसका, अब उसको भी ना वो अपने 50% घर के काम या दोस्तों वाली बातचीत बाथरूम में बैठ के करता है, और वो जब जाता है तो आधा ही घंटा बैठा ही रहता है। अब मैनेजमेंट तो उसके बदले में सैलरी दे रहा है ना, क्या उसने काम किया, नहीं। ओके सर इतना अच्छा मत समझाओ, हमें सब समझ में आ रहा है, तो थैंक यू बोल देना यार, और क्या। ओके आइए लिखिए, द टाइम, द टाइम ड्यूरिंग विच नो प्रोडक्शन, नो प्रोडक्शन इज कैरिड आउट, कि उस समय कोई काम नहीं हो रहा होता, बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज या बिकॉज द वर्कर remains idle, remains idle, but are paid, but are paid, बट वो पेड होते हैं, बट आर पेड, बट आर पेड। ठीक है, नो प्रोडक्शन, ये दो वर्ड हाईलाइट करना, एक है नो प्रोडक्शन, एक है बट आर पेड। ओके
मतलब पैसे तो दे रहे हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा है। द टाइम फॉर विच एम्प्लॉयज आर पेड, एम्प्लॉयज आर पेड इंक्लूड्स, मतलब वो एग्जाम्पल्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो जैसे हॉलीडेज हो गया, ठीक है, दीपावली, दशहरा, ईद, पेड लीव्स, अलाउेबल, रेस्ट और ऑफ टाइम etc। ठीक है, तो एक मिनट फटाफट मैं आता हूँ। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? तो ये एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स को मैं हाईलाइट नहीं करूँगा, एक दो एग्जाम्पल रख लो, जैसे हॉलीडे हो गया और पेड लीव्स हो गए, बस इतना। तो आपने चार कीवर्ड रखे कि एक है नो प्रोडक्शन बट वेजेस आर पेड, सैलरीज आर पेड, और एग्जाम्पल रख लिया हॉलीडे और पेड लीव्स। ये इतना याद रखेंगे तो आप खुद की भी लैंग्वेज बना पाएंगे। और ये स्टडी मेट से फुल्ली इंस्पायर्ड है, आप जाके देख सकते हैं, मैंने आपको हाईलाइट भी कराया था स्टार्टिंग में। ओके, नाउ आइडल टाइम दो टाइप के होते हैं। आइडल टाइम, आइडल टाइम दो टाइप के होते हैं। और बताओ, जो दो टाइप है उसमें भी दो टाइप होते हैं, अभी नहीं बताऊंगा आपको, रुको। ओके, एक है नॉर्मल आइडल टाइम और एक है एबनॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम, सर मीनिंग समझाइए तब समझाइएगा। ओके, डोंट वरी, इतनी देर में तो आप समझ ही गए होंगे, आई एम द मास्टर ऑफ एग्जाम्पल्स। एक्चुअली सर एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल्स आते हैं ऑब्जर्वेशन से। जिस पर्सन की जितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी ना, जैसे कपिल शर्मा है, जोक्स तो बहुत सारे लोग क्रैक करते हैं लेकिन कपिल शर्मा की जोक हिट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी करता है। तो किसी भी इंसान को अगर ज़्यादा सीखना है तो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करो और सुना ज़्यादा करो। जितना ज़्यादा सुनोगे, जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रखोगे, उतनी ज़्यादा स्किल्स डेवलप होती जाएंगी। नॉर्मल आइडल टाइम, सर व्हाट इज नॉर्मल आइडल टाइम? देखिए, नॉर्मल आइडल टाइम क्या कहता है, ध्यान सुनेगा। आपकी फैक्ट्री में, आपके काम में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती ही है। जैसे देखो, चैप्टर 1 अगर आप पढ़ोगे ना, तो मैंने आपको नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट वहां बताया था। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपने बेसिक नहीं देखा तो देख लो। मैंने बाकी टीचर जैसा बेसिक नहीं कराया, बहुत अच्छे से कराया। हो सकता है आपके टीचर ने भी मुझसे भी अच्छे से कराया, लेकिन मैंने भी कोशिश की है कि मैं अच्छे से कराऊं। आई एम नॉट, देखो बहुत सारी जगह ना ऐसे शब्द हो जाते हैं जिससे सामने वाले की इंसल्ट हो जाए। हनुमान जी कहते हैं कि जिसने अपने सेंसेस पे और अपने मुंह पे कंट्रोल कर लिया, वो चिरंजीवी हो जाता है। कभी भी ऐसे शब्द ना निकले जिससे सामने वाले को हर्ट फील हो। मे बी इट माइट बी पॉसिबल 0.1% कि यस आई एम टीचिंग वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी हक नहीं है कि मैं किसी और टीचर को बोलूँ कि उसने अच्छा नहीं पढ़ाया। एवरी टीचर, एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज ट्राइंग हिज बेस्ट जितना उसे आता है। तो आपके टीचर ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेसिक के लेक्चर देख लें, ठीक है, और वहाँ से जाके देखें। हो सकता है मैं ही गलत पढ़ा रहा हूँ, देयर मेड बी पॉसिबिलिटी, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई और मुझे भी क्लेम करे। एक ये अमिताभ बच्चन जी से मैंने सीखा। राम गोपाल वर्मा ने ना एक बार अमिताभ बच्चन जी पे बहुत ही गंदा कमेंट किया था किसी मूवी को लेके कि बहुत गंदा एक्टिंग है, ये है, वो है, वो है। बट अमिताभ बच्चन ने कोई रिप्लाई नहीं किया उनको। तो वहां से मैंने सीखा इस बात को कि जो अच्छे लोग होते हैं वो नेगेटिव चीज़ों के रिप्लाई नहीं देते, वो शांत रहते हैं। बोलेंगे तो अच्छा बोलेंगे, गलत ना सुनेंगे ना बोलना, इग्नोर, दैट्स इट। तो लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना है। हाँ, मेरे लेक्चर्स की एक और खास बात, अगर आप ये पहली बार लेबर कॉस्टिंग देख रहे हैं तो मैं आपको लाइफ के बहुत सारे लेसन सिखाने वाला हूँ। क्योंकि मेरा मानना है एक टीचर वो नहीं होता जो सिर्फ किताबी भाषा सिखाए, एक अच्छा टीचर वो होता है जो लाइफ को जीने का तरीका सिखाए। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मुझे नहीं पता मैं कितना अच्छा समझा पा रहा हूँ, कितना अच्छा एग्जाम्पल दे पा रहा हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको एक अच्छा स्टूडेंट बाहर निकालूं। तो नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है कि देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया वॉशरूम का, कि एम्प्लॉई है, वॉशरूम 1 से 2 बार जाएगा ही जाएगा, नॉर्मल है। आप उसको बोल नहीं सकते ओए पानी कम पिया कर, कितनी बार जाता है। मैं आपको सच बताऊं, हे भगवान मेरे एम्प्लॉय और मेरे स्टाफ इसको ना देखें। वो भी जब देखता हूँ
जब भी मैंने इन किया बाथरूम जा रहे हैं, जब भी अगली बार इन किया बाथरूम से आ रहे हैं, फिर देखता हूँ फिर अरे कितना जाते आते हो यार, ये हमेशा होता है। बट आई कांट मेक एनी काइंड ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस टू दैम। कोई बात नहीं यार, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो क्या है नॉर्मल आइडल टाइम की, हो रहा है, आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसा वेस्ट, बट आप उसे स्टॉप नहीं कर सकते। आपके एम्प्लॉय खाली हैं लेकिन आप उन्हें डांट नहीं सकते। खाना खा रहे हैं, ठीक है खा रहे हैं, मना करोगे क्या? चलो मान लो उसकी मम्मी ने आज कुछ एक्स्ट्रा डिश बनाई थी 2 3, तो वो और आराम से खा रहे हैं, मजे ले लेके खा रहे हैं। मम्मी ने 1 2 आइटम और भिजवाया था, वो शाम को भी उसी को लंच कर रहा है। होते हैं कुछ एम्प्लॉय, नाश्ता, शाम का स्नैक्स सब कुछ बैग में रखे घूमते हैं, वो खाते, इट्स ओके। अब क्या, उसकी भी रिश्ते की बात हो सकती है, फैमिली इशू हो सकते हैं, वो फ़ोन पे बात कर रहा है, अरे यार ये हो गया वो हो गया, क्या रोकोगे क्या? कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके। तो आइडल टाइम नॉर्मल क्या है कि देखो ये फैक्ट्री में होता ही है, ठीक है, आप इसे रोक नहीं सकते। जिसके 4 मेन एग्जाम्पल हैं, 4 मेन एग्जाम्पल है। जैसे कई बार एक बार हम ना भटिंडा गए थे, ठीक है, और वहाँ पे एक ऑडिट था बहुत बड़ा, बहुत बड़ी सी फर्म की साइड से गए थे, उन्होंने हायर किया था कि भैया जाके देखना, गए थे ऐसे चेक करने। तो वहाँ पे मैंने बहुत बड़ी फैक्ट्री देखी। आई कांट टेक नेम इन द दिस वीडियो बिकॉज ये पब्लिकली सबको अवेलेबल है। तो वहाँ पे ना जो मेन गेट है, वहाँ से फैक्ट्री तक पहुँचने में भी 1 से 2 किलोमीटर का टाइम लगता था। कई बार बहुत बड़े बड़े प्लांट्स एंड मशीनरीज होते हैं। तो आपकी मेन फैक्ट्री जहाँ पे है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्ट्री है, मेन गेट से वहाँ तक पहुँचने में भी 1 से 2 किलोमीटर लगता है। अब पर्सन ने 9 बजे एंट्री कर ली, लेकिन कितनी देर में पहुँचेगा? 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद। सो इट इज़ अ आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम, कि भैया आपकी फैक्ट्री ही ऐसी है, समय लग रहा है, इसमें एम्प्लॉय की क्या गलती? ओके। दूसरा है, मान लीजिए यहाँ पे आपकी, जैसे वो पहुंचा 9:15 पे, वो पहुंचा, आपकी जो मशीनरी है, अब मान लीजिए आप अपने ऑफिस की बात कीजिए, सिस्टम ऑन किया कि तुरंत हो जाता है? एप्पल का लैपटॉप थोड़ा ना सबको दे रखा है, नॉर्मल विंडोज़ के लैपटॉप होते हैं, टाइम लेता है, होता है, कई बार अपडेट लेने लगता है, कई बार सिस्टम चालू होता है, कई बार कोई प्लग लगा रहना भूल गया, चूहे ने हटा दिया, उसको जाके लगाना होता है, 10 15 मिनट उसमें लग जाते हैं। वैसे ही होता है मशीन का टाइम, मशीन मेंटेनेंस टाइम। तो यहाँ पे वो कहते हैं सेटिंग अप टाइम फॉर द मशीनरी, यानी मशीन को भी तैयार होने में वक्त लगता है। मशीन ऐसे नहीं कि क्लिक किया चालू हो गया, उसको सेटअप करना, उसका पार्ट्स लगाना, देखना प्लग सारे लगे हैं कि नहीं है, उसमें क्या डालना नहीं डालना, उसमें टाइम लगता है। उसके बाद नॉर्मल रेस्ट टाइम वगैरह मैं बता चुका हूँ, ब्रेक फॉर लंच वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें एक पॉइंट और है जो मुझे आपको मार्क कराना है, मैं आपको बताता हूँ। अरे भैया कॉस्टिंग के नोट्स कहाँ गए आप, एक सेकेंड। यहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पहले मैं मार्क करा देता हूँ आपको। सर ये सारी चीज़ें लिखवाओगे? डेफिनेटली लिखवाएंगे। ये देखो, टाइम लॉस बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड प्लेस ऑफ वर्क, सेटिंग अप टाइम फॉर द मशीन एंड नॉर्मल रेस्ट टाइम, ब्रेक फॉर लंच। सर ये तो ऐसे लिखा है, आप ऐसे क्यों नहीं लिखवा रहे? भाई मैं और अच्छा लिखवा रहा हूँ ना, देखो स्टडी में अच्छा है, लेकिन ब्रिलियंट मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर चीज़ में थोड़ी बहुत कमी होती है। तो मैं आपको उस लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ जिससे आपको याद रह जाए, ठीक है, क्योंकि इस वे में आपको याद नहीं रहेगा, मुझे आपकी मेमोरी पे भी काम करना है कि कैसे आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में उसको फिट कर दो, इसलिए मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको। एक पॉइंट है इंटरवल बिटवीन वन जॉब एंड अनदर। इसमें क्या होता है, आपने एक काम दे रखा है, वो खत्म हो गया, आपने दूसरा काम कह दिया, आपको क्या लग रहा है वो सेम इफिशिएंसी से दूसरा काम करेगा? नहीं, वो थोड़ा रेस्ट लेगा, थोड़ा दोबारा पानी पिएगा, हाथ धोएगा, सैनिटाइजर लगाएगा, फिर स्टार्ट करेगा। तो एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट होने में भी आपका टाइम, नॉर्मल टाइमली जो है वेस्ट होता है। ओके, ट्रीटमेंट क्या है मैं भी आपको बताऊंगा, मैंने आपको बताया नहीं है। फिर देखो ऑबनॉर्मल आइडल टाइम है, आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने आपको पूरा आपकी बुक के हिसाब से बताया। सो आई एम फुल्ली रेडी, पूछ ले भैया एग्जामिनर जो पूछना है तुमको, आ जाओ। आइए, अब नॉर्मल आइडल टाइम मैंने आपको समझा दिया, मैं आपको लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए लिखते हैं, नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है, इट इज द टाइम विच कैन नॉट बी अवॉइडेड,
which cannot be avoided or reduced in the normal course of business. Normal course ऑफ बिजनेस, यानी आपके व्यवसाय में जो भी आप कर रहे हैं ये थोड़ा बहुत खर्चा होता ही है, ये थोड़ा बहुत नुकसान होता ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे रीजन कॉजेस ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम। रीजन एंड कॉजेस ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट the time lost between factory gate and the place of work। ये क्या कहते हैं? द टाइम लॉस बिटवीन, मतलब वो जो टाइम आपका नुकसान हुआ फैक्ट्री गेट से प्लेस ऑफ वर्क तक जाने तक। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि 1 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है और उसके बाद क्या होता है, जाने आने में 10-15 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, इसमें एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है। द इंटरवल बिटवीन वन जॉब एंड अनदर, मतलब जब एक काम को बंद करके दूसरा काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। नाउ थर्ड, द सेटिंग अप टाइम फॉर द मशीनरी। द सेटिंग अप टाइम फॉर द मशीनरी, यानी मशीन को तैयार करने का टाइम। नाउ द लास्ट एग्जामिनर वांट टू नो फ्रॉम यू दैट इज नॉर्मल रेस्ट टाइम, जब वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे होते हैं उस समय। ठीक है, और ब्रेक फॉर लंच etc। सर ये कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी इसमें मुझे एक दो बातें और बतानी हैं। ठीक है, ओके। नाउ ट्रीटमेंट फॉर नॉर्मल आइडिया टाइम। नॉर्मल आइडिया टाइम का ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर एग्जाम में आ गया, क्वेश्चन में आ गया तो कैसे ट्रीट करेंगे? आइए लिखे, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम। ट्रीटमेंट फॉर नॉर्मल आइडल टाइम, ये क्या कहता है मेरे दोस्त? ये कहता है इट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। अच्छा, मैं पार्ट को थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूँ, एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि देखो ये आपके व्यवसाय का ही पार्ट माना जाता है, ऐसा हर जगह होता है, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आप इसे कहेंगे नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम shall be reduced from total time in order to determine effective labor hours। ओके, नाउ लास्ट कंप्यूटेशन। सर आपने समझाया नहीं। अरे भाई सब समझाऊंगा, एक बार लिखवा लूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट इसका समझाऊंगा, एग्जांपल समझाऊंगा, उसके बाद आपको क्लैरिटी आएगी। लिखिएगा इफेक्टिव आवरली वेज रेट। इफेक्टली आवरली वेज रेट, ग्रॉस wages for normal time worked, gross wages for normal time worked upon me effective labor hours।
नाउ इफेक्टिव लेबर आर इक्वल्स टू टोटल लेबर आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल आवर्स. Okay, it's time to डिस्कस. ओके, देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि भैया ये एक नॉर्मल पार्ट होता है. तो यहाँ पे लिखा गया इट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट. यहाँ पे वर्ड लिख लीजिएगा कॉस्ट. मुझे भी ये कॉस्ट पढ़ने में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा कॉस्ट लिख देता हूँ, COST. ये आपकी धंधे की लागत ही माना जाता है, यानी इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट. यानी आपको टेंशन लेना नहीं है, हर बिजनेस में ऐसा होता है. नॉर्मल आइडल टाइम शैल बी रिड्यूस्ड. भैया हम ना इसको रिड्यूस कर देते हैं. तो हमने कैसे किया, देखो टोटल लेबर आर जो है उसमें से रिड्यूस कर दिया नॉर्मल आइडल आर्स. यानी टोटल लेबर आर में से हमने नॉर्मल आइडल आर्स लेस कर दिया. तो इसमें हमें इफेक्टिव लेबर आर्स मिल गए. तो इफेक्टिव लेबर आर्स की कैलकुलेशन क्या होती है, ग्रॉस वेजेस फॉर नॉर्मल टाइम वर्क डिवाइड बाय में इफेक्टिव लेबर आर्स. अब आप बोलेंगे सर ये तो आपको समझ में आ रहा है, हमको नहीं समझ में आया. ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा. देखिए, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने 100 आवर्स वर्क किया है, ठीक है, और इसमें से 10 आवर्स जो है वो है नॉर्मल आइडल टाइम. और उसको जो वेजेस देनी है, लेट सपोज वो है 1000. तो देखो एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, नॉर्मल बच्चा जिस पे आपके मार्क्स आ जाएंगे 0 मार्क्स. क्यों, आप क्या करेंगे 1000 डिवाइड बाय में आप कर देंगे 100, और आपका आ गया 10 रुपीज लेबर पर आवर. लेकिन एग्जामिनर इसको कर देगा कट. हो सकता है आपने एग्जाम में ऐसी गलती की हो और आपके इस वजह से अटेम्प्ट भी लगे हों. सही पैटर्न क्या है, तो सही पैटर्न ये कहता है कि देखिए आपको निकालना है इफेक्टिव लेबर आर, ठीक है, वेजेस रेट. दोनों में फर्क क्या है, देखो भैया आपका खर्चा कितना हुआ है 1000, वी आर एग्री ऑन इट. बट ये मत कहिए कि 100 घंटे काम हुआ है. तो कितने घंटे काम हुआ है, 100 आवर्स माइनस 10 आवर्स. आपने 10 आवर्स का काम तो किया ही नहीं था, आपने तो बस 90 आवर्स का काम किया था. तो इनडायरेक्टली अगर मैं ये कहूं कि आपने 1000 डिवाइड बाय में 90 आवर्स का काम किया था. ओके, तो 1000 डिवाइड बाय में 90, मेरे को नहीं आती भाई इतनी मैथ, मैं जरा कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ. आप भी मुझे बताइएगा कितना हो गया. ये रहा कैलकुलेटर. दिस इज 1000 डिवाइड बाय में 90, दिस इज 11.11. तो ये है आपका करेक्ट आंसर. दिस इज द डिफरेंस आई वांट टू क्रिएट इन योर माइंड. ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है. ये वो फॉर्मूला है जो मैंने आपको अभी समझाया, दैट्स इट. ठीक है, अब एक पॉइंट और समझाना है. हार्डली 10 to 15 मिनट्स लाएंगे. एक तरीका मैं लेक्चर क्लोज कर दूं, एक तरीका कॉन्सेप्ट खत्म कर दूं. कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं, ज़्यादा खुशी मिलेगी. एंड डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में ये मैं पूरा रिवाइज करूंगा विद इन 5 to 10 मिनट्स. सो डोंट वरी, ओके, जस्ट फोकस ऑन लर्निंग. ये है आपका एबनॉर्मल आइडल टाइम. एबनॉर्मल आइडल टाइम भी दो टाइप के होते हैं. पहले मैं समझाता हूँ एबनॉर्मल क्या होता है. ये कहता है कि देखो यार ये वाला था ना, ये नॉर्मल नहीं था, पहली बात. यानी कहीं ना कहीं इसमें मैनेजमेंट की गलती होती है, और कहीं ना कहीं ऐसी गलती हो गई. गलती दो टाइप की होती है, एक मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता था, एक मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता था. बट गलती कहीं ना कहीं नॉर्मल नहीं थी. एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेता हूं कि मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है. मैनेजमेंट ने क्या किया, उसको लगा कि मशीन बार बार खराब हो जाती है. लेट सपोज कोई भी मशीन है हर 6 महीने पे खराब हो जाती है. मैनेजमेंट ने क्या किया, उसकी सर्विस 3 महीने पे कराने लग गए. तो 6 महीने तक 2 बार सर्विस हो जाती थी मशीन की, तो मशीन खराब होना बंद हो गया. लेकिन अगर मान लो वो ऐसा नहीं कराते तो मशीन 6 महीने पे खराब होती. अब 2-4 दिन मशीन को ठीक होने में लगते, लेबर खाली बैठे रहते, आपको देना पड़ता. दिस इज एबनॉर्मल आइडल टाइम. यानी अगर मैनेजमेंट चाहती
तो इस खर्चे को कम कर सकती थी और रोक सकती थी। अब एक है अनकंट्रोलेबल, जिस मशीनरी का आपको पता था, आपने कोशिश की, आपने उसे ठीक करवाया और वो ठीक रही, पहले वो 4 दिन बंद रहती थी, वो बस 1 दिन रहती, बाकी 3 दिन तो काम होता है। अचानक से एक नई मशीन आई, सप्लायर ने बोला जी पूरे 2 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन में ही खराब हो गई। अब क्या हुआ, 10 दिन का टाइम वेस्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड अनकंट्रोलेबल। नॉर्मल तो है ही नहीं, नॉर्मल की कैटेगरी में है ही नहीं, दिस इज एबनॉर्मल। कभी कभार होता है और होता रहता है, लेकिन एक है कभी कभार को भी कुछ मेहनत करके रोका जा सकता है, और कई बार क्या होता है कि आपने पूरी कोशिश की लेकिन ये आपके हाथ में नहीं था, एबनॉर्मल। ओके, सो आइए मैं इसे लिखता हूँ, अब आपको समझ में आएगा, और लिखने के बाद मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा वंस मोर, पूरा अच्छे से, ठीक है। आइए लिखिए इसे, एबनॉर्मल आइडल टाइम। आइए लिखिए, इट इज defined as the idle time which arise on amount of abnormal abnormal की स्पेलिंग दोबारा ट्राई करता हूँ मैं लिखने के लिए आपके लिए, ABNORMEL, एबनॉर्मल कॉजेस, ठीक है, कि एबनॉर्मल कॉजेस की वजह से ये खर्चा हमारा होता है। सर क्या है रीजन, तो आप लिखेंगे रीजन फॉर एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, देखिए आप लिखेंगे ड्यू टू, जो मेन है वो यही है, बाकी सब तो एक्स्ट्रा हम आपको लिखवा रहे हैं। ड्यू टू मशीन ब्रेक डाउन, हो सकता है आपकी जो मशीन है वो बंद पड़ गई हो, मशीन ब्रेक डाउन, या फिर आप बोल सकते हैं पावर फेलियर, ठीक है। आप अगला लिख सकते हैं कि सर रॉ मटेरियल खत्म हो गया, आपको पता ही नहीं चला, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आपका रॉ मटेरियल कब खत्म हुआ आपको पता ही नहीं चला, जिसकी वजह से अब रॉ मटेरियल आएगा तो काम शुरू होगा, टाइम वेस्ट हो रहा है। टूल्स और वेटिंग फॉर जॉब, कई बार टूल्स अवेलेबल नहीं होते इसलिए काम शुरू नहीं होता, कई बार अगली जॉब पे जा रहे हैं जी, हमें नहीं पता काम क्या करना है तो खाली बैठे हुए हैं। ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, सर डोंट वरी, अभी मैं इसको लिखाने के बाद एक बार पूरा समझाऊंगा। थर्ड लिखिएगा, ये कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, ये कॉस्टिंग एंड पीएल में जाती है, तो आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसे हम प्रोडक्शन का पार्ट नहीं कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट, और ये कहाँ चार्ज होती है, प्रॉफिट एंड लॉस में, इज चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो जाती है। सर कैलकुलेशन कैसे होगी, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम इक्वल्स टू इफेक्टिव आवरली वेज रेट मल्टीप्लाई में एबनॉर्मल आइडल टाइम। मैं पहले इतना समझा देता हूँ फिर हम आगे की बात करेंगे। देखो हमने अब तक क्या समझ लिया कि देखो एबनॉर्मल जो है वो क्या है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, एबनॉर्मल रीजन से हो गई, तो एबनॉर्मल रीजन से जो भी कॉस्ट हुई उसे एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। दूसरा एग्जांपल्स क्या हुआ, देखो मशीन ब्रेकडाउन, मैंने आपको पहला एग्जांपल ये दिया और ये बहुत पावरफुल है। अगला है पावर फेलियर, आपको नहीं पता था कि आपके यहाँ 10 दिन तक लाइट नहीं आएगी, आप ही को नहीं पता था। अब किसी को पता कैसे हो सकता है कि 10 दिन तक लाइट नहीं आएगी, अचानक से गवर्नमेंट का कोई रीजनिंग हुआ, जैसे एक बार हुआ था अभी, कहा कि किसी गवर्नमेंट ने सारे कॉइल्स वगैरह यूज़ कर लिए अपने पर्टिकुलर सिटी के लिए और बाकियों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली। एग्जाम्पल में लिखना किस सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो बाकियों की जगह इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ गया था, 10 दिन तक आ गया था।
पावर फेलियर हो गया सर। अब हमें क्या पता था, उसमें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, हम जिस रॉ मटेरियल से काम करते थे, फिनिश गुड्स बनाते थे, अचानक से मार्केट में उसका शॉर्टेज हो गया, हमें मिल ही नहीं रहा, हम मिल ही नहीं रहा तो हम क्या प्रोडक्शन करेंगे, एम्प्लॉय खाली बैठे हैं। उसके बाद टूल्स नहीं मिला। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने लोकली भी बहुत ज़्यादा मेजर किया है, अरे भैया तुम खाली बैठ, अरे सर सामान ही नहीं है, काम क्या करेंगे, तो सामान ला के दीजिए ना अपने स्टाफ को, तब ना काम करेगा। फिर वेटिंग फॉर जॉब्स, वेटिंग फॉर जॉब्स क्या कहते हैं कि देखो सामने वाले बंदे को काम क्या करना है उसको काम तो बताओ, पहला कह रहा है काम तो पता है लेकिन टूल्स नहीं है, और दूसरा क्या कह रहा है काम क्या करना है उसको यही नहीं पता, तो खाली बैठेगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि डिफेक्टिव प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग को ठीक करेंगे तो यहाँ पे हेल्प मिलेगी। नाउ कॉस्ट इज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट इज, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक लिखी है, कॉस्ट इज, यहाँ पे एक वर्ड मिस किया है मैंने, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट इज नॉट, यहाँ मैंने लिखने में गलती की है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड, इसमें शामिल नहीं होता एज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली चार्ज करते हैं, यानी ये पीएल का पार्ट होता है, इसको हम प्रोडक्शन का पार्ट नहीं मानते। कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव आवरली वेज रेट, आपका पर आवर का रेट क्या था 11.11, अभी आपने एग्जांपल में किया मेरे साथ, कितने घंटे बर्बाद हुए सर 2 घंटे, मल्टीप्लाई में 2, तो कितना हो गया 22.22 जो है कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा, दैट्स इट, दिस इज द वे। अब इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताना है, फिर आज का सेशन क्लोज हो जाएगा, और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगेन, किस चीज़ की पता है ना, डोंट वरी। ओके, एबनॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम जो है आपके दो टाइप से जो है डिवाइड करते हैं, एबनॉर्मल एक है कंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल एक है अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल क्या कहता है कि अगर आप ज़्यादा अलर्ट हैं, बहुत ज़्यादा इफिशिएंट हैं, तो आप इस खर्चे को बचा सकते हैं। अनकंट्रोलेबल क्या कहता है कि भैया एबनॉर्मल कोज है, मैनेजमेंट कितनी भी कोशिश कर लेगा कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कंट्रोल नहीं होगा, ये खर्चा होके रहता है, ये नुकसान होके रहता है, ठीक है। आइए इसको जरा लिख लीजिए मेरे साथ, मैं जूम करता हूँ, लिखिए मेरे साथ, लिखिए, दैट टाइम विच कुड हैव बीन, which could have been part, could have been यहाँ पे लिखना, could have been put to use, put to productive लिखना, put to productive use, productive use, had the management been more alert and efficient। मतलब क्या हुआ, दैट टाइम विच कुड हैव बीन पुट टू प्रोडक्टिव, मतलब इस टाइम को भी आप प्रोडक्टिव बना सकते हो अगर मैनेजमेंट थोड़ा सा अलर्ट और इफिशिएंट हो जाए तो। समझ में आया आपको कि वो टाइम वेस्ट होने वाला था, लेकिन आपने अपनी समझदारी से उस टाइम को यूज करवा दिया। अनकंट्रोलेबल क्या है, अनकंट्रोलेबल कहता है टाइम लॉस्ट ड्यू टू एबनॉर्मल कॉजेस, कि भैया इसका तो हमें पता ही नहीं था, इसकी हम प्लानिंग कैसे करेंगे, अलर्ट कैसे होंगे जब हमें खुद ही नहीं पता होगा। ओके, कॉजेस ओवर विच मैनेजमेंट मैनेजमेंट डज नॉट हैव एनी कंट्रोल, डज नॉट हैव एनी कंट्रोल, जिसका मैनेजमेंट पे कंट्रोल ही नहीं है वो कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। जैसे मशीन का ब्रेकडाउन होना, ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, मशीन का ब्रेकडाउन हो गया। एक एग्जांपल और लिखिए, फ्लड, बाढ़ आ गई जी, अब बताओ कैसे होगा। लॉकडाउन भी अनकंट्रोलेबल है, हमारे हाथ में नहीं है, ओके।
चलिए, तो इसी के साथ हमारी टॉपिक फिनिश होता है। नाउ माय डियर फ्रेंड, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी लोग सीए फाइनल जरूर बनिएगा दिल से। अगर मेरे लिए कुछ आ रहा है थैंक यू वगैरह तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, और अभी तक नहीं लिखा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गणेश जी की ब्लेसिंग्स के लिए, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जय विघ्नहर्ता गणेश, जय माँ सरस्वती। और जाने से पहले एक बार उनको थैंक्स कर देते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ये लेक्चर इतना पावरफुल बना, उनकी वजह से ये चीज़ें इतनी अच्छी हुई। हे गणेश भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बैच के लिए, क्योंकि आपकी इंस्पिरेशन से ये बैच बना, आपकी वजह से आज ये लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आया। आज हमारे सारे विघ्न दिमाग में नहीं थे, हम इजीली लेक्चर को समझ पाए, हमें आपने बुद्धि दी ताकि हमें लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छे समझ में आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे माँ सरस्वती, आपके इस नॉलेज के लिए जो आज हमने सीखी, ये हमारे एग्ज़ाम में, हमारे लाइफ में हमें काम आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे माता पिता, इस सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस हे टीचर, आपने हमें बहुत हेल्प की, हमें सिखाया, हमें पढ़ाया, हमें नॉलेज दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे यूनिवर्स, हमें सी ए फाइनलिस्ट बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा चाहूँगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।